नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही पारिवारिक और सामाजिक कहानी लेकर आया हूँ। यह दिल को छू लेने वाली कहानी है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध शहर आसनसोल हमेशा की तरह अपनी रफ्तार में दौड़ रहा था। शाम का समय था, बाजारों में भीड़ थी, सड़कों पर वाहन दौड़ रहे थे और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में लोग भरे हुए थे। हर तरफ चहल पहल थी, लेकिन उसी शहर में एक ऐसा युवक भी था जिसके लिए उस दिन सबसे बड़ी खुशी केवल एक वक्त का भोजन था। सूरज मुखर्जी सुबह से ही शहर की गलियों में भटक रहा था। पिछले 2 दिनों से उसने भरपेट खाना नहीं खाया था। जो थोड़ा बहुत मिलता वह अपनी बीमार माँ माया देवी के लिए बचा कर रखता था। माया देवी कई दिनों से अस्वस्थ थी और रेलवे पुल के नीचे बने एक छोटे से तंबू में रहती थी। सूरज जानता था कि अगर वह उसके लिए कुछ खाने का इंतजाम नहीं कर पाया तो आज भी उन्हें भूखा सोना पड़ेगा। यही सोच उसे थके हुए शरीर के बावजूद भी चलते रहने की ताकत दे रही थी। पूरे दिन उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग उसे देखकर नजर फेर लेते, कुछ ने उसे दुत्कार दिया और कुछ ऐसे आगे बढ़ गए जैसे उसकी मौजूदगी का कोई महत्व ही न हो। सूरज के लिए यह सब नया नहीं था। पिछले कई महीनों से वह यही सब सह रहा था, लेकिन हर बार अपमान उसके दिल को पहले से थोड़ा और तोड़ देता था। शाम होते होते उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके कदम लड़खड़ाने लगे। पेट में तेज भूख थी, सिर भारी हो चुका था और आंखों के सामने बार बार धुंध छाने लगी थी। तभी वह चलते चलते शहर के एक बड़े और प्रसिद्ध रेस्टोरेंट के सामने पहुंच गया। सामने कांच की दीवारों वाला भव्य रेस्टोरेंट था, जहां लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। भीतर से आती खाने की खुशबू सूरज की भूख को और अधिक बढ़ा रही थी। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा और उन लोगों को देखता रहा जिनके टेबलों पर इतना ज्यादा खाना था कि कई भूखे लोगों का पेट भर सकता था। उसके मन में एक अजीब संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसका आत्मसम्मान था और दूसरी तरफ उसकी मजबूरी। आखिरकार भूख जीत गई और वह धीरे धीरे रेस्टोरेंट के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। गेट पर खड़े सुरक्षा गार्ड ने उसे देखते ही रोक दिया। सूरज की फटी हुई वेशभूषा और कमजोर हालत देखकर वह समझ गया कि वह कोई गरीब और बेसहारा आदमी है। सूरज की आंखों में उम्मीद थी। उसे लगा कि शायद आज कोई उसकी बात सुन लेगा, शायद कोई उसे थोड़ा सा खाना दे देगा, लेकिन उसकी उम्मीद कुछ ही क्षणों में टूट गई। गार्ड ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। सूरज ने विरोध नहीं किया, वह चुपचाप कुछ कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, फिर भी वह वहां से गया नहीं। उसके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी। वह रेस्टोरेंट के बाहर एक कोने में खड़ा रहा और आने जाने वाले लोगों को देखता रहा। उसके भीतर कहीं न कहीं अभी भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। उसी समय रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और कुछ युवतियां बाहर निकलने लगी। उनमें सबसे आगे स्नेहलता सेन थी। 25 वर्ष की स्नेहलता आसनसोल के प्रसिद्ध उद्योगपति राजेश सेन की इकलौती बेटी थी। वह धन दौलत और सुख सुविधाओं के बीच पढ़ी पली थी, लेकिन उसके भीतर अपनी मां शांति देवी की तरह दया और संवेदनशीलता थी। वह हमेशा लोगों की मदद करने में विश्वास रखती थी। जैसे ही उसकी नजर रेस्टोरेंट के बाहर खड़े सूरज पर पड़ी, उसके कदम अन्यास रुक गए। उसने ध्यान से सूरज को देखा। उसके कपड़े जरूर फटे थे, चेहरा थका हुआ था और शरीर कमजोर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने स्नेहलता का ध्यान खींच लिया। वह भूखा था। वहां एक गहरा दर्द था, जैसे जीवन ने उससे बहुत कुछ छीन लिया हो। सूरज ने भी उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर सबसे कहीं अधिक प्रभावशाली एवं एक विनती दिखाई दे रही थी। वह किसी से दया नहीं मांग रहा था, केवल भूख से राहत चाहता था। सूरज स्नेहलता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और भूख लगी है इसका उसने इशारा किया। स्नेहलता के मन में उसके लिए गहरी संवेदना जाग उठी। उसने बिना ज्यादा सोचे उसके पास जाकर उसे अपने साथ अंदर चलने का संकेत दिया।
सूरज कुछ क्षणों तक समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे सम्मान के साथ रेस्टोरेंट के भीतर ले जाना चाहता है। जैसे ही दोनों रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे, वहां बैठे कई लोग की नजर उसकी ओर उठ गई। कुछ लोग हैरानी से देखने लगे, कुछ के चेहरे पर असहमति साफ दिखाई देने लगी। किसी को यह पसंद नहीं आ रहा था कि एक भिखारी को इतने प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट के भीतर लाया गया है। थोड़ी ही देर में रेस्टोरेंट का मैनेजर भी वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। उसे डर था कि ग्राहक नाराज हो जाएंगे, लेकिन स्नेहलता ने किसी की प्रतिक्रिया की परवाह नहीं की। उसने एक टेबल साफ करवाया और सूरज को वहां बैठा दिया। शायद बहुत लंबे समय बाद सूरज किसी कुर्सी पर सम्मान के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर संकोच और अविश्वास दोनों दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर में उसके सामने स्वादिष्ट भोजन से भरी प्लेटें रख दी गई। कई दिनों की भूख अब उसके धैर्य से बड़ी हो चुकी थी। उसने खाना शुरू किया। हर निवाले के साथ उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई देने लगी, लेकिन भोजन करते समय भी उसकी आंखों में एक चिंता बनी हुई थी। उसका मन बार बार माया देवी की ओर जा रहा था, जो रेलवे पुल के नीचे उसका इंतजार कर रही थी। उसका पेट भर रहा था, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था। उसे अपने लिए नहीं, उस माँ के लिए चिंता थी जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। और शायद यही बात थी कि जिसने पहली बार स्नेहलता के दिल को गहराई से छू लिया था। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद सूरज अपने साथ पैक कराया हुआ खाना लेकर सीधे रेलवे पुल की ओर चल पड़ा। उसके कदम तेज थे, क्योंकि उसे पता था कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। दिन भर की थकान और भूख के बावजूद उसके चेहरे पर एक संतोष दिखाई दे रहा था। आज कई दिनों बाद वह अपनी माँ के लिए भरपेट भोजन लेकर जा रहा था। रेलवे पुल के नीचे बने छोटे से तंबू में माया देवी बैठी उसकी राह देख रही थी। उम्र और बीमारी ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। सूरज को देखते ही उसके चेहरे पर राहत दिखाई दी। सूरज ने बड़े प्रेम से उनके सामने खाना रखा और पहले उन्हें भोजन कराया। माँ को खाते देख उसके चेहरे पर जो संतोष था, वह किसी अमीर आदमी की सबसे बड़ी खुशी से भी बड़ा था। उस रात दोनों ने कई दिनों बाद चैन से भोजन किया। माया देवी अपने बेटे को देखती रही और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करती रही। उनके जीवन में अब कोई अपना नहीं था। सूरज ही उसका परिवार था, उनकी दुनिया था। दूसरी तरफ सूरज भी उन्हें देखकर यही सोच रहा था कि चाहे जो हो जाए, वह अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उधर स्नेहलता अपने बंगले में लौट आई थी। उसके कमरे में हर सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन उस रात उसे किसी चीज की सुकून नहीं मिल रही थी। जैसे ही वह आंखें बंद करती, रेस्टोरेंट में बैठा सूरज उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसे बार बार वही चेहरा याद आ रहा था, जिसमें भूख के साथ साथ एक गहरा दर्द भी छिपा हुआ था। स्नेहलता ने अपने जीवन में बहुत से गरीब लोगों को सहायता की थी। उसने अनाथ बच्चों की मदद की थी, जरूरतमंदों को कपड़े और भोजन दिए थे। लेकिन पहली बार किसी अनजान व्यक्ति की छवि उसके मन में इतनी गहराई से बस गई थी कि उसे लग रहा था कि सूरज की जिंदगी में कोई ऐसी कहानियां छिपी हुई है जिसे दुनिया नहीं जानती। पूरी रात वह ठीक से सो नहीं पाई। बार बार उसे सूरज की आंखें याद आ रही थी। वह आंखें किसी भिखारी की नहीं लग रही थी। उनमें एक अजीब सा आत्मविश्वास और दर्द दोनों दिखाई दे रहे थे, जैसे वह कभी किसी और दुनिया का हिस्सा रहा हो और अचानक सब कुछ खो बैठा हो। इसी बेचैनी के साथ अगले 3 दिन बीत गए। सूरज अपनी रोज की जिंदगी में संघर्ष करता रहा। सुबह निकलता, पूरे शहर में भटकता और जो कुछ मिल जाता उसे लेकर शाम को वापस लौट आता। कभी किसी ने कुछ दे दिया, कभी किसी ने अपमानित कर दिया, लेकिन उसने शिकायत करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। दूसरी ओर स्नेहलता की उत्सुकता हर दिन बढ़ती जा रही थी। वह जितना सूरज को भूलने की कोशिश करती, उतना ही उसका चेहरा उसके मन में उभर आता। आखिरकार 3 से 4 दिन बाद उसने फिर
उसी रेस्टोरेंट जाने का फैसला किया। शाम का जब उसकी कार रेस्टोरेंट के सामने पहुंची तो उसकी नजर सबसे पहले गेट की ओर गई। अगले पल उसका दिल जैसे रुक गया। सूरज वहीं था, लेकिन इस बार उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। वह रेस्टोरेंट के पास खड़े कूड़ेदान और फेंके हुए खाने के डिब्बे के बीच कुछ खाने का योग्य चीज तलाश रहा था। भूख इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है। उस समय सूरज के लिए सम्मान और अपनापन और अपमान से ज्यादा जरूरी था किसी तरह भोजन का इंतजाम करना। यह दृश्य देखकर स्नेहलता की आंखें भर आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना स्वाभिमानी दिखने वाला युवक ऐसी मजबूरी में जी रहा है। उसने तुरंत उसे अपने पास बुलाया और एक बार फिर उसके लिए भोजन मंगवाया। सूरज चुपचाप भोजन करने लगा, लेकिन इस बार भी स्नेहलता ने एक बात गौर की। वह बार बार बचा हुआ खाना संभाल कर रखने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और के लिए भोजन बचा रहा हो। यही बात स्नेहलता के मन में और अधिक सवाल पैदा कर रही थी। भोजन समाप्त होने के बाद सूरज कुछ खाना पैक करवा कर वहां से निकल गया। इस बार स्नेहलता ने निश्चय कर लिया कि वह उसके पीछे जाएगी। वह जानना चाहती थी कि आखिर यह आदमी किसके लिए हर दिन इतना संघर्ष करता है। सूरज धीरे धीरे शहर की सड़कों से गुजरता हुआ रेलवे लाइन की ओर बढ़ने लगा। स्नेहलता सुरक्षित दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चलती रही। कुछ देर बाद शहर की चमक दमक पीछे छूट गई और सूरज रेलवे पुल के नीचे बने एक छोटे से तंबू के सामने जाकर रुक गया। स्नेहलता थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर सब कुछ देखने लगी। उसके चेहरे की उदासीता देख हैरान थे। उसने देखा कि तंबू के भीतर एक बीमार और कमजोर महिला बैठी हुई है। सूरज ने बड़े आदर और प्रेम से उसके सामने भोजन रखा और उन्हें खिलाने लगा। वह दृश्य इतना मार्मिक था कि स्नेहलता की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार समझ आया कि सूरज अपने लिए नहीं बल्कि उस महिला के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके पास खुद कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल में अपनी माँ के लिए अथाह प्रेम था। उस रात जब स्नेहलता वापस अपने घर लौटी तो उसके मन में केवल एक ही सवाल था, आखिर सूरज मुखर्जी कौन है और उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि आज वह इस हाल में। रेलवे पुल के नीचे सूरज और माया देवी को देखने के बाद स्नेहलता के मन की बेचैनी और बढ़ गई थी। अब वह केवल सूरज की मदद नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसके जीवन का सच भी जानना चाहती थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह युवक सम्मान भिखारी नहीं है। उसके व्यक्तित्व में ऐसी गंभीरता और संस्कार थे जो किसी गहरी कहानी की ओर संकेत करते थे। कई दिनों तक सोचने के बाद उसने स्वयं माया देवी से मिलने का निर्णय लिया। एक दिन जब सूरज भोजन और कुछ पैसे जुटाने के लिए बाहर गया हुआ था, तब स्नेहलता रेलवे पुल के नीचे पहुंची। माया देवी तंबू के बाहर बैठी थी। उनके चेहरे पर बीमारी की थकान साफ दिखाई दे रही थी। स्नेहलता ने उनके पास बैठकर धीरे धीरे बातचीत शुरू की। पहले माया देवी संकोच करती रही, लेकिन जब उन्हें स्नेहलता की सच्ची संवेदना का एहसास हुआ तो उनके भीतर वर्षों से दबा हुआ दर्द बाहर आने लगा। माया देवी ने बताया कि एक समय उनका भी छोटा सा खुशहाल परिवार था। उनके पति और 2 बच्चे थे। गरीबी जरूर थी, लेकिन परिवार में प्रेम और अपनापन था। फिर एक दिन एक भयानक दुर्घटना ने उनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। उस हादसे में उसके पति और दोनों बच्चे की मौत हो गई। केवल वही जीवित बची। एक ही झटके में उसका घर, परिवार और जीवन की सारी खुशियां उससे छीन गई। पति और बच्चों को खोने के बाद माया देवी ने किसी तरह खुद को संभाला। जीवन चलाने के लिए उन्होंने मजदूरी शुरू कर दी। कभी रेलवे स्टेशन पर सफाई का काम करती, कभी लोगों के घरों में काम करती और कभी कभी होटल में बर्तन धोती। उनका जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन फिर भी वे हार नहीं मानी। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत जल्द ही उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाली है। एक दिन रेलवे स्टेशन पर काम करते समय उनकी नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ी। लगभग 5 साल का वह बच्चा प्लेटफॉर्म के कोने में बैठा रो रहा था। सैकड़ों लोग उसके सामने से गुजर रहे थे, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था।
माया देवी उसके पास गई और उसे शांत कराने की कोशिश की। काफी देर बाद उसे पता चला कि वह अपने माता पिता से बिछड़ गया है और उसे उनके बारे में कुछ ठीक से याद भी नहीं है। माया देवी उस बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। वे उसे अपने साथ अपनी झोपड़ी लेकर आई, उसे खाना खिलाया और अपने पास रख लिया। धीरे धीरे वह बच्चा उनके साथ घुल मिल गया। उसने माया देवी को अपनी माँ मान लिया और माया देवी ने भी उसे अपने बेटी की तरह अपना लिया। वही बच्चा आगे चलकर सूरज मुखर्जी बना। गरीबी के बावजूद माया देवी ने सूरज की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वे उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती थी। सूरज भी पढ़ाई में बहुत तेज था। वह हर कक्षा में अच्छे अंक लाता और अपने शिक्षकों की प्रशंसा प्राप्त करता था। माया देवी को विश्वास था कि एक दिन उनका बेटा जरूर सफल होगा। समय के साथ सूरज बड़ा हुआ और अपनी मेहनत तथा प्रतिभा के बल पर व्यापार की दुनिया में कदम रखा। इसी दौरान उसकी मुलाकात विनय घोष से हुई। दोनों ने मिलकर एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। सूरज ईमानदारी और मेहनत से काम करता था, जबकि विनय व्यापार बढ़ाने में उसकी मदद करता दिखाई देता था। कुछ वर्षों में उसका कारोबार तेजी से बढ़ने लगा और एक छोटी कंपनी एक सफल कंपनी में बदल गई। कंपनी की सफलता के साथ सूरज और माया देवी की जिंदगी भी बदल गई। सूरज ने माया देवी को झोपड़ी से निकालकर अच्छे घर में रखा। दोनों ने पहली बार गरीबी से निकलकर सम्मान के साथ जीवन जीना शुरू किया। माया देवी को लगने लगा था कि उनके संघर्ष के दिन अब समाप्त हो चुके हैं, लेकिन सफलता के इसी दौर में विनय घोष ने नियत बदल गई। कंपनी जितनी आगे बढ़ गई, उसका लालच उतना ही बढ़ता गया। उसने कंपनी के खातों में गड़बड़ी शुरू कर दी और धीरे धीरे ऐसा जाल बिछाया कि सारी जिम्मेदारी सूरज पर आने लगी। जब सूरज को इसकी जानकारी मिली तो उसने कंपनी को बचाने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। उसने अपने शेयर बेच दिए, घर बेच दिया और अपनी वर्षों की मेहनत की कमाई तक दांव पर लगा दी। इसके बावजूद विनय घोष नहीं रुका। उसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर ऐसा माहौल बना दिया कि कंपनी में हुए नुकसान का दोष सूरज पर आ गया। जिन लोगों ने कभी उसकी ईमानदारी की तारीफ की थी, वही लोग उस पर शक करने लगे। धीरे धीरे सूरज की प्रतिष्ठा खत्म हो गई और कंपनी भी उसके हाथ से निकल गई। कुछ ही समय में सूरज ने सब कुछ खो दिया। उसका व्यवहार, उसका व्यवसाय, उसका घर और उसका सम्मान सब उससे छीन गया। वह जहां भी नौकरी मांगने जाता, लोग उसके बारे में फैलाई गई झूठी बातों के कारण उसे ठुकरा देते। कोई उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। हालांकि इतने खराब हो गए कि अंततः उसे सड़कों पर आ जाना पड़ा और पेट भरने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े। यह सब बताते बताते माया देवी की आंखें भर आई। उनके शब्दों में वर्षों का दर्द छिपा था। उन्होंने बताया कि सूरज आज भी वही इंसान है जिसने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। परिस्थितियों ने उससे सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसका चरित्र और उसके संस्कार नहीं छीन सके। माया देवी की पूरी कहानी सुनकर स्नेहलता स्तब्ध रह गई। अब उसे समझ आ गया कि सूरज की आंखों में इतना दर्द क्यों है। वह कोई साधारण भिखारी नहीं था, बल्कि परिस्थितियों का शिकार एक ईमानदार इंसान था। उसी क्षण स्नेहलता ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह सूरज को इस अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ने वाली। उसके जीवन को फिर से सम्मान दिलाने के लिए वह जो भी कर सकती है जरूर करेगी। माया देवी से सूरज के जीवन की पूरी कहानी सुनने के बाद स्नेहलता का मन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके लिए सूरज कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसके साथ जीवन ने बहुत बड़ा अन्याय किया था। वह जब रेलवे पुल के नीचे से अपने घर लौटी, तब उसके मन में बार बार सूरज का संघर्ष घूम रहा था। उसे यह सोचकर दुख हो रहा था कि जिसने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की थी, वही आज लोगों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर हो गया था। उस रात स्नेहलता को नींद नहीं आई। बार बार उसे माया देवी के आंसू और सूरज की बेबसी याद आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यदि वह अब भी चुप रही तो शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी।
उसने तय कर लिया कि वह सूरज की मदद जरूर करेगी और उसे फिर से सम्मान के साथ जीने का अवसर दिलाएगी। अगली सुबह स्नेहलता अपने पिता राजेश सेन के पास पहुंची। राजेश सेन आसनसोल के प्रसिद्ध उद्योगपति थे। उन्होंने अपनी मेहनत से बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया था। स्नेहलता ने उन्हें सूरज के जीवन की पूरी कहानी विस्तार से बताई। उसने बताया कि किस तरह एक अनाथ बच्चे को माया देवी ने पाला, किस तरह वह मेहनत करके सफल व्यवसायी बना और फिर अपने ही साथी के विश्वासघात का शिकार होकर सड़क पर आ गया। शुरुआत में राजेश सेन ने इन बात को समान व्यापारी घटना मानकर ज्यादा महत्व नहीं दिया। उनका मानना था कि व्यापार की दुनिया में ऐसी घटना होती रहती है। लेकिन स्नेहलता हार मानने वाली नहीं थी। उसने लगातार सूरज की ईमानदारी, संघर्ष और उसके वर्तमान जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया। धीरे धीरे राजेश सेन की भी भीतर गंभीर होने लगे। कई दिनों तक स्नेहलता अपने पिता को समझाती रही। आखिरकार राजेश सेन ने निर्णय लिया कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वह स्वयं सूरज से मिलेंगे। यह सुनकर स्नेहलता के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसे लगा कि शायद अब सूरज के जीवन में बदलाव की शुरुआत होने वाली है। अगले दिन स्नेहलता रेलवे पुल के नीचे पहुंची और सूरज से मिलने लगी। उसने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। सूरज पहले तैयार नहीं हुआ। जीवन में मिले धोखों ने उसका विश्वास लगभग खत्म कर दिया था। उसे डर था कि कहीं यह भी किसी नए अपमान का कारण न बन जाए। लेकिन स्नेहलता के व्यवहार में उसे सच्चाई दिखाई दी। काफी समझाने के बाद सूरज उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। जब वो पहली बार राजेश सेन के बंगले में पहुंचा तो उसके मन में पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। कभी वह भी सम्मान और समृद्धि से भरा जीवन जी चुका था, लेकिन आज परिस्थितियों ने उसे बिल्कुल अलग स्थान पर खड़ा कर दिया था। राजेश सेन ने सूरज से लंबी बातचीत की। उन्होंने उसके जीवन के बारे में विस्तार से पूछा। सूरज ने बिना किसी लाप लपेट के अपना पूरा अतीत बता दिया। उसने बताया कि कैसे उसने मेहनत करके कंपनी बनाई, कैसे विजय घोष उसका साझेदार बना और कैसे उसी व्यक्ति ने उसे धोखा देकर उसकी सारी मेहनत छीन ली। राजेश सेन ध्यान से उसकी बात सुनते रहे। वर्षों के अनुभव ने उन्हें लोगों की सच्चाई पहचानना सिखा दिया था। उन्हें महसूस हुआ कि सूरज झूठ नहीं बोल रहा। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन किसी के प्रति नफरत नहीं थी। यही बात राजेश सेन को सबसे अधिक प्रभावित कर गई। कुछ दिन बाद राजेश सेन ने सूरज को अपनी कंपनी में एक छोटा सा पद दे दिया। यह पद भले ही साधारण था, लेकिन सूरज के लिए यह सम्मान की वापसी का पहला कदम था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम शुरू कर दिया। वह हर जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाता, अपने काम में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता। धीरे धीरे कंपनी के लोग भी उसकी मेहनत को पहचानने लगे। जो लोग शुरुआत में उसे संदेह की नजर से देखते थे, वे अब उसका सम्मान करने लगे। राजेश सेन ने भी उसके काम से प्रभावित थे। हर गुजरते दिन के साथ उसका विश्वास और मजबूत होता जा रहा था। सूरज वास्तव में एक ईमानदार व्यक्ति था। इसी बीच राजेश सेन ने विनय घोष और उसकी कंपनी के पुराने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने स्तर पर दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच कराई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे कई ऐसी बातें सामने आने लगी जो विनय घोष पर शक को मजबूत कर रही थी। कुछ दस्तावेज में वित्तीय गड़बड़ियों के संकेत मिले। कई ऐसे लेन देन सामने आए जिनका कोई स्पष्ट आधार नहीं था। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि कंपनी में जो कुछ हुआ था उसकी पूरी सच्चाई तक सामने नहीं आई थी। राजेश सेन को विश्वास हो गया कि सूरज के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने तय कर लिया कि अब इस मामले को अंत तक पहुंचाया जाएगा, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। सच्चाई सामने लाई जाएगी और दोषी को उसके लिए सजा मिलेगी। उधर स्नेहलता यह सब देखकर संतोष महसूस कर रही थी। उसे लगने लगा कि सूरज के जीवन में वर्षों बाद उम्मीद की रोशनी दिखाई देने लगी है। वही सूरज भी पहली बार महसूस कर रहा था कि दुनिया में अभी भी
ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसान को उसके कपड़ों या उसकी गरीबी से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और ईमानदारी से पहचानते हैं। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसका खोया हुआ सामान उसे वापस मिलने वाला है, लेकिन उसके जीवन का अंधेरा अब धीरे धीरे छटने लगा था। राजेश सेन द्वारा शुरू कराई गई जांच धीरे धीरे पूरी होने लगी। पुराने दस्तावेज, कंपनी के रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की गहराई से जांच की गई। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती गई, यह स्पष्ट होता गया कि सूरज निर्दोष था। जिन गलतियों और घोटालों का आरोप वर्षों पहले उस पर लगा गया था, उसके पीछे असली दोषी विनय घोष था। उसने योजनाबद्ध तरीके से कंपनी के धन का दुरुपयोग किया था और अपने अपराध को छिपाने के लिए पूरा दोष सूरज पर डाल दिया था। जब जांच पूरी हुई तो सारे प्रमाण विजय घोष के खिलाफ मिले। व्यापार जगत में यह खबर तेजी से फैल गई। जिन लोगों ने कभी सूरज को बेईमानी और धोखेबाज समझा था, वे अब सच्चाई जानकर हैरान थे। वर्षों से उनके माथे पर लगा झूठा कलंक मिट चुका था। दूसरी ओर विनय घोष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और उसे अपने अपराध की सजा मिली। जिस छल और लालच के सहारे उसने साम्राज्य खड़ा किया था, वही उसके पतन का कारण बन गया। सूरज के लिए केवल एक कानूनी जीत नहीं थी, यह उसके सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी सच्चाई की जीत थी। वर्षों तक उसने अपमान और तिरस्कार सहा था। उसने अपने जीवन का सबसे कठिन समय सड़कों पर बिताया था। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि ईमानदारी भले ही देर से जीतती है, लेकिन हारती कभी नहीं। जांच के बाद कंपनी में सूरज के अधिकारों को फिर से मान्यता मिली। जो हिस्सा उससे अन्यायपूर्वक छीन लिया गया था, वह उसे वापस मिल गया। एक समय जो व्यक्ति रेलवे गुमटी के नीचे, पुल के नीचे रहने को मजबूर था, वही फिर से अपने अधिकार और सम्मान के साथ खड़ा था। लेकिन संघर्ष ने उसे बदल दिया था। अब उसके भीतर अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता और लोगों के दर्द को समझने की क्षमता थी। सूरज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली और पूरे समर्पण के साथ काम करना शुरू किया। उसके पास अनुभव भी था और मेहनत करने की आदत भी। धीरे धीरे कंपनी फिर से प्रगति करने लगी, बढ़ने लगा और सफलता एक बार फिर उसके जीवन में लौट आई। लेकिन इस बार उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसा नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान था। सफलता मिलने के बाद सूरज ने सबसे पहले माया देवी के बारे में सोचा, जिस महिला ने उसे 5 साल की उम्र में अपनाया था, जिसने उसे अपने बेटी की तरह पाला था और हर कठिन परिस्थितियों में उसका साथ दिया था। वह उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। उसने उसका इलाज शुरू किया और अच्छे डॉक्टर से उसकी चिकित्सा करवाई। वर्षों की तकलीफ के बाद अब माया देवी को सही देखभाल मिलने लगा। कुछ समय बाद सूरज ने माया देवी के लिए एक सुंदर घर की व्यवस्था की। अब उन्हें रेलवे गुमटी के नीचे बने तंबू में रहने की जरूरत नहीं थी। जब माया देवी अपने नए घर में पहुंची तो उनकी आंखें भर आई। उन्हें अपने संघर्ष के वे दिन याद आने लगे, जब 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता था। आज वह बेटा उन्हें सम्मान और सुख से भरा जीवन दे रहा था। इन सब के बीच स्नेहलता हर कदम पर सूरज के साथ खड़ी थी। उसने कभी अपने योगदान का श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। उसने उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि सूरज को उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया था। समय के साथ दोनों के बीच विश्वास, अपनापन और गहरा होता गया। एक दूसरे के प्रति सम्मान ने उसके रिश्तों को मजबूत बना दिया। राजेश सेन भी यह सब देख रहे थे। वे समझ चुके थे कि स्नेहलता और सूरज केवल एक दूसरे की परवाह नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं। एक दिन उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भविष्य में कंपनी की जिम्मेदारी दोनों मिलकर संभाले। उनके इस निर्णय में केवल व्यापारिक सोच नहीं थी, बल्कि एक पिता का विश्वास भी शामिल था। धीरे धीरे दोनों परिवार की सहमति से सूरज और स्नेहलता के विवाह का निर्णय लिया गया। यह रिश्ता धन और गरीबी का नहीं था, बल्कि विश्वास, सम्मान और इंसानियत का था। एक और वह युवक था जिसने जीवन में सब कुछ खोकर भी अपने संस्कार नहीं खोए थे, और दूसरी ओर वह युक्ति थी
जिसने एक अनजान इंसान की पीड़ा को समझकर उसका जीवन बदल दिया था। आसनसोल में उनकी शादी बड़े उत्साह और खुशियों के बीच संपन्न हुई। शादी में अनेक लोग शामिल हुए। माया देवी की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर ने उनके वर्षों के संघर्ष का फल एक साथ दे दिया हो। राजेश सेन और शांति देवी भी अपनी बेटी और सूरज को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। विवाह के बाद सूरज और स्नेहलता ने मिलकर कंपनी की जिम्मेदारी संभाली। दोनों ने व्यापार को आगे बढ़ाने के साथ साथ समाज के लिए भी काम करना शुरू किया। उन्होंने जरूरतमंद लोगों की सहायता की, गरीब युवाओं को रोजगार के अवसर दिए और ऐसे लोगों का सहारा बने जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। सूरज और स्नेहलता की कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि इंसानियत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चाई और ईमानदारी को भले देर से न्याय मिलती है, लेकिन अंत जीत मिलती उन्हीं की होती है। कभी कभी किसी अनजान व्यक्ति के लिए किया गया एक छोटा सा उपकार उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। यही उस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी, जहां संघर्ष पर सम्मान की, अन्याय पर न्याय की और स्वार्थ पर इंसानियत की जीत हुई। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल स्टोरी बाई AR को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखिए ताकि हमें पता चले कि हमारी कहानियां कहां कहां तक दिलों को छू रही है। फिर मिलेंगे एक नई भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने रिश्तों को समय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।